नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल में और पिछले 20 दिन से लगातार यहीं पर हैं, चप्पे चप्पे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ दो और वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार पिछले महीनों से पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, भांप रहे हैं एक एक सीट पर कि आखिरकार जनता का मिजाज क्या है। और आज 27 तारीख है, शाम अब हो चुकी है, लगभग खत्म होने को है मतदान। और उसके बाद अब माहौल क्या है, क्योंकि जबरदस्त वोटिंग हुई है, यानी जनता अपने घरों से निकली और मतदान तक पहुंची है। इस डर के माहौल पर वो मतदान करने गए हैं। तो आइए इनसे शुरुआत करते हैं कि कैसा मतदान रहा। हालांकि इस दौरान बहुत ज्यादा डर रहा। पत्रकार के तौर पर भी पहली बार हमने देखा, हम इतने तमाम राज्यों में गए लेकिन पश्चिम बंगाल में वो डर था। इस डर के बीच क्या नजर आया? देखिए, डर के बाद लोगों में एक बदलाव करने की जो भावना थी वो नजर आई, एक जुनून दिखाई दिया। क्योंकि वो जुनून जो मतलब एक परिवर्तन को दिखाता है, वो जुनून दिखाई दिया। क्योंकि बीजेपी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे हिंदू लोगों को मतलब एक जुनून था कि इस बार उनको बदलाव चाहिए। क्योंकि सीपीएम को देख चुके हैं, टीएमसी को देख चुके हैं। उनका कहना ये भी था कि एक सरकार अगर बार बार चलती रहेगी तो क्षेत्र में विकास नहीं होगा। तो विकास के मुद्दे पे वोटिंग हुई है, रोजगार के नाम पर वोट हुई है। और क्षेत्र में, बंगाल में खास करके गुंडागर्दी कम करने के नाम पे इस बार वोटिंग। क्योंकि देखिए, सुबह से अगर बात करें हम 3-3:30 बजे तक 70% मतदान हुआ था। और जब सबसे ज्यादा अब तक का मतदान हुआ है इतने सालों में, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि अब परिवर्तन की ओर जनता जा रही है। तो अब वो परिवर्तन 2 मई को खास करके देखने के लिए मिलेगा। आखिर जनता का जो रुझान था वो किसकी तरफ था, मतलब या तो टीएमसी की तरफ था, सीपीएम की तरफ था, या बीजेपी की तरफ था, वो 2 मई को क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन इस दौरान बहुत सारे हमने दुर्घटनाएं भी देखी हैं कि बहुत सारे लोगों की हत्याएं डेली। आज भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है जहां मतदान चल रहा था, सुबह सुबह लाश मिली। तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक तरीके से जो खेला चल रहा है ना, खेला हो गए, ये खूनी खेला चल रहा है यहाँ पर। क्योंकि हमने खुद देखा, हमें लगता था जब भी हम रिपोर्टिंग करने कहीं जाते थे एक पत्रकार के रूप में, तो पीछे से एक आवाज आती थी, खेला होबे। खेला होबे वो क्या है खेला? वो क्या खेला है, वाकई उस पर बात करेंगे आंचल से। लेकिन सौरभ जी भी हमारे साथ हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश का लगभग हर राज्य घूम चुके हैं, यानी चुनाव के वक्त वहां पर आपको मिलेंगे ही। सौरभ, इस बार आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा, वो तो लगातार मैं बात कर ही रहा हूं, लेकिन आज आपसे बात करने का भी हमने शुरुआत इसलिए की क्योंकि आप लोगों की गाड़ी पर भी हमला हो गया। जिस इलाके से आप निकल रहे होंगे, लोगों की हुटिंग का तो आपको शिकार होना ही पड़ा होगा। लेकिन आज 30 सीटों पर हर किसी की सुबह से नजर थी। क्या वो मतदान चुनाव आयोग इस बार करा गया जिसका इंतजार यहां की जनता कर रही थी? जी देखिए, आमतौर से जो बंगाल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हिंसा बंगाल में होती थी नवीन जी। लेकिन इस बार क्योंकि सेंट्रल की जो फोर्सेस थी तो वो लोगों में डर इस बार थोड़ा सा कम दिखा। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, खुद कैलाश विजयवर्गीय पिछले 6 साल से यहाँ रुके हुए हैं, वो लोगों में ये दिखाने की कोशिश उन्होंने की कि इस बार सेंट्रल की फोर्स है, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में हैं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग घरों से निकलिए। तो लोग इस बार घर से निकल रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी तो करिए कि बदलाव के लिए उठ रही है, लेकिन टीएमसी की तरफ से आंकड़ा आया है कि 1996 की बात की जाए, 2006 की बात की जाए, तो जब भी बम्पर मतदान हुआ है तो जो सत्तारूढ़ पार्टी रही उसके फेवर में हुआ है। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित है वो ये मानते हैं कि अगर जिस राज्य में अधिक मतदान होता है तो यानी सत्ता का परिवर्तन होता है। तो हर एक बात जो लगातार हमने पश्चिम बंगाल में सुनी तमाम लोगों से कि 2 मई ममता दीदी गई, कुछ ऐसा ही है क्या इस बार भी? मैं साफ साफ पूछ रहा हूं, पहले चरण में क्या ये दिखा है, क्या यहाँ पर लोग पहुंचे हैं? जी थोड़ा सा जल्दबाजी हो गई ये कहना। अभी जो एज है ये भी टीएमसी की तरफ दिख रहा है, हल्का सा एज है, हम कह सकते हैं 51-49। इतनी कांटे की लड़ाई मुझे जहाँ तक लोगों से बातचीत कर रहा हूँ मैं, यहाँ दिख रही है। तो बीजेपी कब 52 हो जाए, टीएमसी कब 48 हो जाए, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो लड़ाई है बिहार की तरह एकदम यहाँ पर कांटे की लड़ाई दिख रही है। इस बार कांटे की है। आखिरकार एक बात हमने लगातार देखी कि ममता दीदी तो इधर कह रही थी खेला होबे आपसे, क्योंकि खेला होबे पे हमने पूरा किया था। और उधर बीजेपी कह रही थी कि बीजेपी कहती है स्कूल होबे, अस्पताल होबे, विकास होबे, सुरक्षा होबे। कौन से होबे पे जनता को लग रहा है कि निशाना है? आज जब हमने वोटिंग वाले एरियो में तमाम दूसरे जिलों में जाकर बात की तो आमतौर पर जब दूसरे राज्यों में बोलते थे कि आपने किस
क्या सोचकर आज का मतदान दिया, कौन से मुद्दे पर दिया, आप जान पर, नाम पर, पहचान पर, किस पर वोट देकर आए हैं? तो यहां पर लोग बोलने से मना कर गए, कैमरे में हमारा फोटो तक मत खींचेगा। क्या दिखा ऑफ द रिकॉर्ड बात करके? ऑफ द रिकॉर्ड देखिए यही दिखा कि टीएमसी के पास कोई मुद्दा नहीं है जो वो बीजेपी को मतलब कहीं ना कहीं गलत साबित कर सके। दो मुद्दे हैं उनके पास, एक गैस बढ़ोतरी, जो घरेलू गैस में सिलेंडर पे पैसे बढ़े हैं, जबकि बीजेपी वालों का ये कहना है कि 2014 से पहले की बात की जाए तो 1300 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 1200 का हुआ करता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट आई, बीजेपी वालों का कहना है 600 रुपए सिलेंडर हुआ। मान लीजिए अगर 300 रुपए बढ़े भी हैं तो कम भी तो हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि गैस के दाम बढ़ते घटते रहेंगे लेकिन उस दाम तक नहीं पहुंचेंगे तो 2014 से पहले हुआ करता था रेट। और साथ ही उनका ये भी कहना है दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल को लेकर, वो कह रहे कि पिछली बार जो लॉकडाउन लगा उससे इंटरनेशनल मार्केट में काफी असर पड़ा है और जिसके कारण से मतलब ये पेट्रोल के दाम वगैरह को लेकर, कच्चे तेल को लेकर ये परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। पेट्रोल की 30 सीटों पर उन्होंने तो 49-51 की बात कह दी। आपका दिल क्या कह रहा है? आपकी सोच ने क्या देखा और क्या समझ में आया? क्या ये 51 से आगे का आंकड़ा है या फिर अभी कांटे की टक्कर पहले चरण में देखने को मिली है? देखिए, आप जितना हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए हैं जहां जनता अधिकारियों से त्रस्त है, क्योंकि अधिकारी भी जो सत्ता होती है कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में काम करते हैं, एक प्रेशर उनके ऊपर होता है, तो लोगों का ये कहना हमसे पैसे मांगे जाते हैं। कोई भी हमें अगर सुविधा चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, उज्ज्वला योजना यहाँ लागू नहीं की गई, केंद्र की कोई योजना यहाँ लागू नहीं है, उसके लिए अधिकारी पैसे मांगते हैं। जो यहाँ से इस राज्य से उनको सुविधा चाहिए तो उनके पास देने के लिए जो 200 रुपए 100 रुपए पर डे कमा रहा होगा एक गरीब तबके का व्यक्ति, वो कहाँ से मतलब 25 कटमनी लाएगा, वो कहाँ से लाएगा? 25% कहाँ से लाएगा? 45% कहाँ से लाएगा वो व्यक्ति? तो जनता मोदी मोदी चिल्ला रही थी, अब वो मोदी मोदी चिल्ला रही है ग्रामीण क्षेत्र की जनता। वोटों में तब्दील भी होगा, वही चीज देखने वाले कि वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, क्योंकि जितने बंगाली वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उनमें दो तरह की बातें चल रही हैं कि ये हिंदी भाषी हैं और ये आपके काम नहीं आएंगे, ये भ्रम फैलाने की कोशिश भी की गई। जैसा कि बीजेपी वालों का कहना है, जितना हमने उनसे बातचीत की, हमारा कहना ये नहीं है, लेकिन क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग हमेशा विकास सोचता है, अपने क्षेत्र में बदलाव चाहता है, तो वो साइलेंट वोटर जो है वो हो सकता है सत्ता पलट करने के लिए कारगर साबित हो। वाकई सर, साइलेंट वोटर की बात छोड़ी है आंचल ने, आपको क्या लगता है कि साइलेंट वोटर भूमिका निभाएगा, यानी किंग मेकर का काम वही कर रहा है जो आज चुप हैं? जी, साइलेंट वोटर बिहार में आपने देखा नवीन भाई कि जो सरकार बनी बिहार में, खासतौर महिला की बात की जाए तो महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। और इस बार जैसे बीजेपी का आप मैनिफेस्टो उठा के देख ले, चाहे 33% आरक्षण की बात हो, चाहे LKG से लेके PG तक उनकी पढ़ाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात, तमाम तरह के जैसे महिलाओं को बीजेपी ने बुनाने की कोशिश की है। और बीजेपी के पास सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है नरेंद्र मोदी। मैंने कब बोला कि ये आंकड़ा 49-51, जब मैंने आज की डेट में बोला ये आंकड़ा कब परिवर्तित हो जाए, बीजेपी फ्रंट फुट पे आकर खेलना शुरू कर दे। इतना बड़ा मार्जिन है वोटिंग परसेंटेज का जो 70 क्रॉस कर रहा है, क्या ये चेहरे पर खुशी ला रहा है बीजेपी को, आपको लगता है? बिल्कुल बीजेपी यहाँ खुश है। बीजेपी अपना दावा कर रही है कि हम जो बदलाव परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जनता इसलिए निकल के सामने आ रही है। और देखिए, जो दो मुद्दे और है रोहिंग्या और बांग्लादेशी का, जो बीजेपी ने जिस बात को उठाया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी को यहाँ से जाना होगा, तो ये जो लोग हैं, क्योंकि अगर ये जो जाते हैं तो जो रोजी रोजगार के लिए यहाँ पर आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, असुविधा नहीं होगी, तो इसलिए लोग इस बार बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। राष्ट्रीयता का जो मुद्दा है इस बार भारी पड़ा और प्रधानमंत्री का चेहरा तो है ही उनके पास, क्योंकि पहली कैबिनेट में सीए की बात पहले ही अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कही है, संकल्प पत्र में कही है, तो यानी दिख रहा है कि वो असर कर रहा है। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी यहाँ एक बात और उठती है, मान लीजिए अगर यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आती है तो जो CAA NRC को लेकर कानून लाया गया है और उसमें डॉक्यूमेंट भी लगातार पूरे देश भर में चेक होके उन पर कार्रवाई भी हो रही है, उनको भेजा जाने की तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, अगर यहाँ बीजेपी नहीं आई तो क्या CAA और जो NRC है वो लागू करवा पाएगी? बिल्कुल सफल हो पाएगा, क्योंकि जब 2 अधिकारियों को भेजने की बात होती है यहाँ से तो ममता दीदी धरने पर बैठ जाती है। तो आखिर ऐसा क्या था उनके पास जो ममता दीदी की पोल खुल जाती, जो ममता दीदी धरने पे बैठ गई मात्र 2 अधिकारियों के लिए? तो वो 2 अधिकारी नहीं थे, उनके पास वो सारा कुछ था,
जितना हमें लगता है, क्योंकि किसी को भी रोकने की कोशिश तब की जाती है कि उनको भेज दिया गया तो कौन से ऐसे वो राज थे, कौन सी ऐसी चीजें थी जो सामने आ जाती। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है ममता दीदी को, वो बौखलाहट दिख रही है। नंदीग्राम की जनता को आरोपी ठहराकर चोट लगती है अपनी किसी और कारण से और दोषी बताया जाता है नंदीग्राम की तो जनता। ऑडियो भी वायरल होने लगा दीदी का, जो बीजेपी वर्कर से वो हेल्प मांग रही है। चलिए वो तो बड़ी बात है, लेकिन फाइनल सवाल 30 में से कहां दिख रही हैं दोनों पार्टियां? देखिए 15-15 का है अभी 50-50 है सर। 50-50 की कुछ बढ़ रहा है? जी देखिए, मैं इस वाले जिस तरह से दिलीप घोष ने प्रचार किया है, तो इस पर मैं 16 सीटें बीजेपी को दूंगा, 14 सीटें तृणमूल कांग्रेस को दूंगा। यानी अभी कांटे की टक्कर पहले चरण में, आगे आंकड़े बदलेंगे। अब हो सकता है, मैंने कहा ब्रह्मास्त्र बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी, कब वो चमत्कार कर दे कहना मुश्किल है। तो आपने सुना, जो लगातार जनता के बीच है, खाक छान रहे हैं, मूड देख रहे हैं और समझ रहे हैं, कभी ऑन कैमरा तो कभी ऑफ कैमरा। आखिर किन मुद्दों पर जनता ने अपना मतदान किया है वो वाकई पता चलेगा 2 मई को। लेकिन इनकी राय आपने देखी। लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ करते रहेंगे। अपने सहयोगी रोहित के साथ नवीन चौहान, कोलकाता, हेडलाइंस इंडिया।